لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك लक। मोहम्मद की गुलामी बड़ी सिला देगी, चेहरे को गुलाब की तरह खिला देगी। मत छोड़ना कभी दामने मुस्तफ़ा, ये मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से मिला देगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए हज 2023 के नए नियम के साथ साथ हज के 5 दिन में क्या क्या करना है, उम्रा कैसा करें, अरबी के अल्फाज और गिनती जो आपकी मदद कर सकते हैं, बैग में क्या क्या लिखना ज़रूरी है। 22 फरवरी 2023 के अनुसार एक सऊदी रियाल की कीमत 22 रुपये 8 पैसे है। इसके अनुसार हज कमेटी ऑफ इंडिया जो हर हाजी को 2100 रियाल देगी, जिसकी कीमत 46,368 रुपये होगी। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ऑफ इंडिया के हाजी मोहम्मद कलाम सेक्रेटरी CTC नागपुर से एक अहम गुफ्तगू जिसमें 15 सवालों के साथ इसके अलावा एक खातून का इंटरव्यू जो हज उम्रा में जाना चाहती है लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। जो हजरात इनकी मदद करना चाहते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट्स भी करें और सवाब के हकदार बने। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ आपको सलाम अर्ज करता हूं। और आइए हम हज 2023 के लिए आज़मीन हज के लिए क्या क्या शर्तें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं जनाब हाजी कलाम साहब जो सेक्रेटरी CTC सेंट्रल तंजीम कमेटी नागपुर, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे इस 2023 हज के बारे में कुछ सवालात हैं जो कि उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। और सब क्या क्या दस्तावेज बनाना ज़रूरी है जब हज का फॉर्म भरा जाता है? मैं सबसे पहले 2023 में हुज्जाज इकराम जो हज के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं उनका इस्तकबाल। फॉर्म भरने के लिए मेन शराइत रखी है उन्होंने। पासपोर्ट होना ज़रूरी है, साथ में कोरोना का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है और एक फ़ोटो जो पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए वो ज़रूरी है। बैंक का पासबुक ज़रूरी है, वो बैंक अकाउंट के लिए होता है। और साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये शराइत उन्होंने रखा है। तो इसमें फार्म भरे जा रहे हैं। और हज का फॉर्म भरने में कितनी फ़ीस है और कब तक फॉर्म मतलब भरे जा सकेंगे? इस बार भारत सरकार ने और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज की फार्म भरने की कोई फ़ीस नहीं रखी है। वो फ्री ऑफ चार्ज उसको फार्म को एप्लीकेशन को भरना है। और हमारा जो तंजीम कमेटी ये भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग भी फ्री ऑफ चार्ज यहाँ फार्म भर रहे हैं और इसमें कोई फ़ीस नहीं ली जा रही है। और अभी आने वाली 10 मार्च तक फार्म भरे जाएंगे। तो एक हाजी के लिए मतलब कितनी रकम लगती है? अभी तक हाजियों की रकम कितनी लगेगी ये हज कमेटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड नहीं किया। हमको उनसे राब्ता कायम करने पे ये पता लगा कि अभी तक रियाल के रेट तय नहीं हुए, इसलिए हमने हाजियों की रकम तय नहीं की। क्या पॉलिसी है, कैसा करोगे, क्या करोगे? हज कमेटी को इस साल कितना कोटा दिया गया है? इस साल 1,75,000 का कोटा रखा है और उसमें 20% कोटा टूर को दिया है, मतलब प्राइवेट टूर। तो इस साल क्या नागपुर से एयरपोर्ट से रवानगी होगी? इस साल नागपुर एयरपोर्ट से हाजियों की रवानगी होगी। इस साल गवर्नमेंट ने एक अच्छी पहल की है कि कोई भी हाजी हिंदुस्तान के कोई भी इमार्गेशन पॉइंट से जा सकता है, जिससे इस बार नागपुर इमार्गेशन पॉइंट से जाने वाले हाजियों की तादाद
ज़्यादा रहने की पूरी संभावना है। सऊदी रियाल कैसे मिलती है और कहाँ से? देखिए साहब, अभी तक हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कोई तय नहीं किया। पहले तो सऊदी रियाल जो रहते थे 2100 रियाल, ये हज कमेटी जब आदमी यहाँ से एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होता था, एयरपोर्ट से उनको रियाल मिलते थे। अभी तक तो उनकी कोई तय नहीं हुआ कि रियाल वो देंगे भी या नहीं देंगे। फिर वही है कि अब रियाल उनको लेना है तो प्राइवेट किसी ऑपरेटर से लेना पड़ेगा। आबे जमजम क्या हाजी ला सकते हैं? आबे जमजम का जो मामला है, एक हाजी को 5 लीटर जमजम लाने की इजाज़त है। और वो जब एयर इंडिया से इनका टाइप होता है एयरलाइन से, चाहे वो सऊदी एयरलाइंस हो, एयर इंडिया हो या कोई भी एयरलाइंस हो, वो उन्हें 5 लीटर का जो जमजम है वो देती है। सुना है इस साल हज 40 दिनों को कम करके 30 दिन का होने वाला है। देखिए साहब, ये जो 30 दिन का जो हज है, ये 30 से 40 दिन ये पहले भी हुआ करता था, मगर इसमें दिन बढ़ जाते हैं। जैसा लाखों की तादाद में सऊदी एयरपोर्ट से ये रहता है, तो उन सबके अलग अलग स्लॉट होते हैं, अलग अलग डेट मिलती है। तो 30 दिन से लेके 40 दिन इस बार भी हो गए, ऐसा कोई सख्ती नहीं है। गैर मरहम के बारे में क्या मतलब नए नियम आए हैं? गैर महरम के बारे में नए नियम यह है कि गए 2019 तक गए और 22 में जो हाजी गए हैं, तो वो उसमें 4 की शक्ल में महिला जो ख़वातीन है वो ग्रुप बना के जा सकती थी। इस बार उन्होंने 45 साल से उम्र की ज़्यादा जो ख़वातीन है वो अकेले भी हज को जा सकती है, ऐसी उन्होंने घोषणा किया है। और हज में जाने की एज लिमिट कितनी है और 75 प्लस का हाजी अकेले जा सकता है? देखिए, हज जाने की लिमिट रखा है उन्होंने 12 साल के ऊपर का ही हाजी जा सकता है। पहले जो बच्चे रहते थे 12 साल से कम उम्र के, वो इस साल नहीं जा पाएंगे। और 75 साल का जो हाजी है अकेले नहीं बल्कि उनके साथ एक कैंपेनियन रहेगा, ये नई शरायत में है। और अपाहिज हाजी के लिए क्या नियम है, वो कैसे जा सकते हैं? अपाहिज हाजी को तो क्लियर कट सऊदी हुकूमत कहती है कि इनको अलाउ नहीं है। अगर आपने बोले कि हम हैंडीकैप पे, तो वो तुम्हारा फार्म वहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सऊदी हुकूमत में ऐसा है कि जो अपाहिज रहता है, नाबीना हो, हैंडीकैप्ड हो, तो उन्हें ऐसा डर रहता है कि वो ना वहाँ पे आके भीख ना मांगे, इसलिए खैरात मांगते हैं, इसलिए उन पर उन्होंने पाबंदी लगाई है। फिर भी कई हुज्जाज इकराम हैंडीकैप्ड होने के बाद भी जाते हैं, मगर वो उसमें वो कंडीशन नहीं लिखते। और हज बदल किसके लिए है और उसका क्या तरीका हो सकता है? हज कमेटी ऑफ इंडिया में किसी भी तरीके से हज बदल के लिए कोई अलग से पैकेज नहीं दिया है। ये मामला जो होता है, ये जिसको हज बदल के लिए भेजना है उनका अपना निजी मामला होता है। हाजी का कि भी मुझे मेरे वालिद की जगह हज बदल के लिए भेजना है और वालदा की जगह भेजना है, ये उनका निजी मामला होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसी कोई शराइत नहीं है। और अक्सर हाजी जो गलती करते हैं जिससे उन्हें ही नहीं मालूम होता कि दम लाजिम हो जाता है, और कुछ हाजी दम ना करके वापस आ जाते हैं, तब अदा करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, हज के दौरान गलती एहराम की हालत में हो जाती है। मसलन बाल का नहीं टूटना, किसी तरीके से गैर महरम के तरफ अपनी नज़रें नहीं करना, और कुर्बान गाह में कुर्बानी करने के टाइम में अगर किसी वजह से, अभी ये होता है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया भी कुर्बानी का वो कह रही है कि भी हम करते हैं और लोग उसमें डालते हैं,
मसलन ऐसा होता है कि 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया और 12 बजे से लेट हो गए और उन्होंने सर हलक कर लिया, एहराम उतार लिया, तो उन पे दम वाजिब हो जाता है। तो ऐसी हालत में दम जो देना है, तो ये जो दम दिया जाता है, जिस तरह से कुर्बानी एक दुम्बा या बकरा या ऊँट के एक हिस्से में दिया जाता है, वो उस तरीके से उसको अदा करना पड़ता है। नहीं, लेकिन हमने कुछ हाजियों के मतलब इंटरव्यू भी लिए थे, वो छिंदवाड़ा के हाजी, और उन्हें यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि ये मैंने गलत किया है और दम लगेगा, तो क्या उसका क्या तरीका होता है यहाँ आने के बाद में? क्या वो दूसरे हाजी को पैसे दे के वहाँ पर उसको अदा कर सकता है? ये दम यहाँ पे भी वो अदा कर सकता है। दम देने का जो मामला है, ये शरई मामला है। इस मामले में अपने आलिम से पूछ ले, और वो आलिम जैसा उन्हें कहेगा कि भाई आप यहाँ पे भी दम की अदायगी कर सकते हैं, किसी बकरी की शक्ल में, दुम्बे की शक्ल में, या ऊँट या कोई दूसरे जानवर के एक हिस्से की शक्ल में वो अपना दम कर सकता है। और सफ़र शुरू करने के पहले अगर जायरीन की अचानक तबीयत सीरियस हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? सफ़र शुरू करने के पहले ऐसा है, सबसे पहले तो जब हाजी का सफ़र शुरू होता है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगता है। उसके बावजूद भी सफ़र में कई बार ऐसा हुआ कि हमारे हुज्जाज इकराम को हमने एम्बार्केशन पॉइंट से फ्लाइट पे प्लेन में बिठाया। क्या कफन का कपड़ा ले जाना चाहिए या नहीं? कफन का कपड़ा ले जाना चाहिए या नहीं, आम हुज्जाज इकराम कफन का कपड़ा ले जाते हैं। वक्तन कभी ज़रूरत पड़ गई तो कफन काम में भी आता है। ज़्यादातर लोगों की नीयत ये रहती है कि भाई वहाँ ले आके जमजम के पानी से धो के कफन को लाया जाए और घर में रखा जाए, जब ज़रूरत पड़ी से वापस जाए। एक हाजी के लिए सफ़र में जाने व वापस आने के लिए कितने केजी का सामान ले जा और वापस ला सकते हैं? अभी नई हज पॉलिसी के तहत 20 केजी का पर बैग रहना चाहिए, 20-20 किलो के। ऐसा 40 किलो ले आने में, 40 किलो वापस लाने में, वो भी 2 बैग में। और हैंड बैग में 7 किलो। और एक हाजी को छोड़ने के लिए कितने रिश्तेदारों को जाना चाहिए? वैसा देखा जाए तो हज कमेटी के जो हज कमेटी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी का ये बार बार ऐलान होता है, जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसमें कहा जाता है कि हाजी को आप अपने घर से रवाना कर दे, एयरपोर्ट पे या हज हाउस में भीड़ ना लगाए। फिर भी हुज्जाज इकराम के नज़दीक के रिश्तेदार आते हैं और उसमें काफ़ी एक हाजी के पीछे कम से कम 15-15, 25-25 लोग आते हैं। तो हाजियों ने इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। कम से कम हाजी के रिश्तेदार हज हाउस या एयरपोर्ट पे पहुँचे ताकि अपने हाजियों को तकलीफ़ ना हो। और सीटीसी और स्टेट हज कमेटी का आपस में क्या रिश्ता है, और आप कितने सालों से सीटीसी में काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सीटीसी का फुल फॉर्म है सेंट्रल तंजीम कमेटी, मोहम्मद अली सराया, मोमिनपुरा, नागपुर से हम तकरीबन 20 से 21 सालों से हुज्जाज इकराम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। 2003 में नागपुर का एम्बार्केशन पॉइंट शुरू हुआ तो उस टाइम पे सेंट्रल तंजीम कमेटी ने हाजी अब्दुल कदीर साहब की अध्यक्षता में यहाँ से हुज्जाज इकराम को रवाना किया। तकरीबन हर साल 3000 से 4000 हाजियों को मोहम्मद अली सराय तंजीम कमेटी की तरफ से उनको हज बैतुल्लाह के लिए नागपुर इमाग्रेशन पॉइंट के एयरपोर्ट जो है नागपुर में, बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, यहाँ तक उनको छोड़ने की जवाबदारी महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी की तरफ से दी जाती है। महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के अंदर में स्टाफ कम होने की वजह से नागपुर की जवाबदारी
सेंट्रल तंजीम कमेटी को मुसलसल 2003 से दी जा रही है और सेंट्रल तंजीम कमेटी पूरी जवाबदारी से बिगर कंप्लेंट के अपनी जवाबदारी को पूरी तरीके से अंजाम दे रही है और आगे भी दिया जा रहा है। और इसके पूरे सोशल वर्कर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक मजहबी ऑर्गेनाइजेशन मिल के ये काम को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। और इसलिए सेंट्रल तंजीम कमेटी को महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी एक NGO के रूप में जवाबदारी देती है और हम एक हज कमेटी के बताओ हम यहाँ काम करते हैं, जिसमें हज कमेटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के भी नुमाइंदे नागपुर में आते हैं, उनके साथ मिलकर हम ये काम करते हैं। और इसके अलावा और क्या जानकारी देना चाहेंगे या गवर्नमेंट से आप क्या अपील करना चाहेंगे जो 75+ वालों के लिए? 70+ जो महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी ने या हज कमेटी ऑफ इंडिया ने चालू की है, उनके साथ एक कैंपेन भी दिया है, मगर इस बार उन्होंने कैटेगरी एक ही रखा है, वो अजीजिया। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बुज़ुर्गों के लिए मांग करता हूँ कि 70+ जो साथ में कैंपेन दे रहे हैं उन्हें हरम शरीफ से नज़दीक ठहराया जाए ताकि उन्हें हुज्जाज इकराम को तकलीफ़ ना हो। हाजी कलाम साहब सेक्रेटरी CTC के जो हमें हज 2023 के बारे में जानकारी दे रहे थे, और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़। मैं जामीन अत्तर आपको दूसरी वीडियो के लिए मिलूँगा और आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, खुदा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त हज हाउस नागपुर में खड़ा हूँ, जहाँ पर महाराष्ट्र राज्य हज समिति ई सुविधा केंद्र यहाँ पर चल रही है, जिसमें यहाँ से डायरेक्ट आप हज के ऑनलाइन अप्लाई करने का जो नियम बना है। और हमारे साथ में एक ऐसी खातून हैं जिनसे आपको हम परिचय कराने जा रहे हैं, तारुफ़ कराने जा रहे हैं कि जो दिल में इरादा रखती हैं कि हज या उम्रा में जाएं और फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से, पैसे नहीं होने की वजह से हम जब ये हज हाउस आए तो इनसे हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया कि हम भी हज करने जाते हैं, और ऐसे में कोई अगर अल्लाह का नेक बंदा इनकी मदद के लिए आगे आता है तो वो ज़रूर वो नेकी का हकदार भी होगा। और वो जैसा कि हज बदल भी एक इस्लाम में एक ऐसा नियम बना है कि अगर आप हज करने नहीं जा सक रहे हैं तो किसी को भिजवा सकते हैं। और हम जब यहाँ आए थे तो हमें इन खातून से हमें मालूम हुआ कि ये भी जाना चाहते। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपना पहले तारुफ बताइए और क्या ख्वाहिश रखते हैं। आपका TNN 24 उर्दू न्यूज़ में इस्तकबाल है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा नाम है छम्मू बी। मैं पीली नदी पे रहती हूँ और मेरा हज को और उम्रा को जाने की बहुत तमन्ना है, पर मैं पैसों की वजह से मैं जा नहीं सक रही हूँ। अब आप सब लोगों को, हाजी लोगों को देखती हूँ तो मेरी भी तमन्ना होती है कि मैं भी एक बार जाकर आ जाऊँ। अब कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है नेक कि जो मेरे को वहाँ तक के पहुँचा दे। उम्मीद लगाई हूँ मैंने ये 10-12 साल से उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि मेरे को कोई ऐसा नेक बंदा मिल जाए कि मेरे को हज या उम्रा करा दे वहाँ तक के। मेरी बहुत ख्वाहिश है वहाँ तक के जाने की। अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारी ये दुआ आप कबूल करो और ये हमको वहाँ तक के पहुँचा दो। ज़रूर देगा परवरदिगार, क्यों कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ 5 टाइम की, और अल्लाह के सामने यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह कोई ऐसा नेक बंदा मिल जाए कि मेरे को भी वहाँ तक के पहुँचा दे।